जिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी टेट की परीक्षाएं और बिहार टेट की परीक्षाएं यह सर पर खड़ी हैं। ठीक, उसी के मद्देनज़र हम बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक छोटी छोटी श्रृंखला आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की इस श्रृंखला में हम 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, और अगली वीडियो में उस क्रम को हम जारी रखेंगे। आगे 30 के बाद 60 क्वेश्चन तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद 90 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे और ऐसे क्रम जारी रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम 1 से लेकर के 30 प्रश्न जो हमने बनाए हैं उन प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और उसमें सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, एक और बात आपसे कहनी है कि अगर हमारा वीडियो आपको उपयोगी लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है आपका कि पहला प्रश्न है आपका, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या कहलाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या कहलाता है। तो आप देखिए, पहला विकल्प है आपका सूझ का सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है आपका अनुकरण का सिद्धांत और चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक, प्रश्न को एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझिए कि प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ही क्या कहलाता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। इसलिए उत्तर नंबर इसमें डी आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि थार्नडाइक द्वारा किया गया बिल्ली पर प्रयोग सीखने की किस विधि से संबंधित है। दूसरा प्रश्न क्या है कि थार्नडाइक द्वारा किया गया बिल्ली पर प्रयोग सीखने की किस विधि से संबंधित है। तो इसमें तो नो डाउट कि प्रयत्न एवं भूल विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रयत्न एवं भूल विधि से संबंधित है। तो इसमें उत्तर नंबर 2 का आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम है ऐसा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, आपके नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है स्किनर, दूसरा है गेट्स, तीसरा है काल्विन और चौथा है गिलफोर्ड। तो इसमें जो आपका डी सही है, गिलफोर्ड। व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है, सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादक, चौथा प्रश्न है कि सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो ये भी बहुत सरल प्रश्न है। ठीक, इसमें आंख मूंद करके आप कोहलर को लगाइए, सी विकल्प इसमें सही हो गया, कोहलर। ठीक है, सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर हैं। मेंटेलिटी ऑफ एप्स, मेंटेलिटी ऑफ एप्स के रचयिता का नाम। ठीक है, तो मेंटेलिटी ऑफ एप्स के रचयिता आपके कोहलर हैं। इन्होंने इसी पुस्तक में सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये भी पूछा जा सकता है कि मेंटेलिटी ऑफ एप्स में कोहलर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आप वहां से सूझ का सिद्धांत बताएंगे। ठीक है, सुल्तान नामक पशु जिस पर कोहलर ने परीक्षण किया था वो कौन सा जीव था? तो इसमें देखिए चूहा है, कुत्ता है, बिल्ली है, तो इसमें चिंपैंजी आपका सही हो जाएगा। सुल्तान नामक पशु जिस पर कोहलर ने परीक्षण किया था, ये छठा प्रश्न है आपका और इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी, चिंपैंजी। अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है आपका, 7वां प्रश्न है कि प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया। प्रभाव के नियम का प्रतिपादन हमने आपको जब अधिगम के नियम पढ़ाए थे, ठीक, तो उसमें
तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम है अधिगम का। तो हमने बताया था कि थार्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए, ठीक, थार्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए, तो उसमें आप सी विकल्प लगा दीजिए कि प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया, थार्नडाइक ने किया। ठीक है। सीखने का स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण है, ठीक, तो इसमें विकल्प देख लीजिए, एक व्यक्ति से दूसरे में, एक शहर से दूसरे में, व्यक्ति से पशु में, या व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में। तो इसमें जो चौथा विकल्प है आपका डी, ये सही हो जाएगा कि सीखने का स्थानांतरण है व्यक्ति के एक अंग से दूसरे अंग में। ठीक है, जो सीखना है वो एक अंग से दूसरे अंग में हस्तांतरण हो जाता है, तो ये कहलाता है सीखने का स्थानांतरण। ठीक है। 9वां प्रश्न है कि सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। तो इसमें पावलोव, स्किनर, कोहलर या इनमें से कोई नहीं, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कोहलर। क्या सही हो जाएगा, कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने को बौद्धिक समायोजन की संज्ञा दी। चलिए 9 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब 10वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है। प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है। ठीक है, प्रारंभ में बालक किस प्रकार सीखता है। ठीक है, तो आप देखिए कि प्रारंभ में जब बालक पैदा होता है तो किस प्रकार सीखता है, परीक्षण द्वारा सीखता है कि सूझ द्वारा सीखता है। ये सूझ हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा सा गलती है, मिसप्रिंट है। सूझ द्वारा सीखता है कि विभेदीकरण द्वारा सीखता है कि प्रयत्न एवं, ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट है, प्रयत्न, 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 प्रयत्न द्वारा सीखता। ठीक है, इसके द्वारा सीखता है, प्रयत्न एवं भूल द्वारा। ठीक, तो प्रारंभ में जो बालक सीखता है वो ना तो परीक्षण द्वारा सीखता है, ना तो सूझ द्वारा सीखता है, और ना ही प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है। वो सीखता है विभेदीकरण द्वारा सीखता है। किसके द्वारा सीखता है, विभेदीकरण द्वारा सीखता है। ठीक है, तो 10वें का आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। प्रश्न है तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। तो इसमें आप देखिए, स्किनर ने किया कि पावलोव ने किया कि थार्नडाइक ने किया कि वुडवर्थ ने किया। अभी 9वां या 8वां प्रश्न था जिसमें हमने कहा था कि प्रभाव के नियम का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया था, और यहाँ पर तत्परता का नियम भी थार्नडाइक ने किया था, क्योंकि नियम जो अधिगम के 3 नियम थे उसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियमों का प्रतिपादन थार्नडाइक द्वारा ही किया गया। तो इसमें 11वें का सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से सीखने के वक्र में पठार बनने का कारण है। पठार जो हमने आपको पढ़ाया था, अधिगम का पठार, ठीक, कि निम्न में से सीखने के वक्र में पठार बनने का कारण है। क्या कारण है, पठार क्यों बनते हैं। रुचि की कमी के कारण बनते हैं, थकान के कारण बनते हैं, सीखने का गलत क्रम अगर है तो भी पठार बनता है। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है। पावलोव, 13वां प्रश्न है कि पावलोव मूलतः थे, पावलोव मूलतः थे, क्या थे, एक शरीर क्रिया विज्ञानी थे कि एक सिर्फ वैज्ञानिक थे कि भौतिक विज्ञानी थे कि खगोलविद थे। ठीक है, तो पावलोव एक मूलतः शरीर क्रिया विज्ञानी थे। क्या थे, शरीर क्रिया विज्ञानी थे। ठीक है, ये 13 प्रश्न यहां से आपके कंप्लीट हो गए। अब हम 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि 14वां प्रश्न है आपका, 14वां प्रश्न है आपका कि शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सामान्यीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है,
14वां प्रश्न है कि शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। 14वां प्रश्न आपका ये रहा और इसके 3 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, प्रोफेसर थॉमसन, प्रोफेसर गैरेट, चार्ल्स जूड या प्रोफेसर हंसराज भाटिया। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि शिक्षण के स्थानांतरण के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सामान्यीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन, तो सामान्यीकरण का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स जूड ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स जूड ने किया था। ठीक है, तो ये 14वां प्रश्न आपका हो गया। अब 15वां प्रश्न आपके सम्मुख दिया हुआ है और प्रश्न काफी बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका जरूर आसानी से हल कर लेंगे कि एक कमरे में कुछ छोटी आयु के बच्चों को रखा गया तथा उसी कमरे में कुछ ऊंचाई पर सुंदर सुंदर खिलौने अलमारी पर रख दिए गए तथा साथ ही अलमारी तक पहुंचने के लिए सभी साधन जैसे सिंदूक, मेज, कुर्सी आदि कमरे में उपस्थित थे। उपयुक्त साधनों का उपयोग कर बच्चे खिलौने प्राप्त कर लेते हैं। यह प्रयोग सीखने के किस विधि से संबंधित है? ठीक है, यह प्रयोग सीखने के किस विधि से संबंधित है? तो जैसा कि हमने सीखने के तमाम विधियों को देखा, थांडाइक को देखा, कोहलर को देखा, स्किनर को देखा, पावलोव को देखा, बहुत सारे प्रयोग और सिद्धांतों को हमने पढ़ा। तो जब कोहलर को हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि एक बंद कमरे में एक चिंपैंजी को रख दिया गया, ऊपर केला टांग दिया गया। अब केले को कैसे वो प्राप्त करेगा? तो कमरे में बहुत सारे बॉक्स रख दिए गए। ठीक, तो ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है कि उसी कमरे में कुछ ऊंचाई पर सुंदर सुंदर खिलौने रख दिए गए, ऊपर ऊंचाई पर सुंदर सुंदर खिलौने रख दिए गए और उस पर पहुंचने के लिए सभी साधन रख दिए, जैसे सिंदूक रख दिया, मेज रख दिया, कुर्सी रख दिया। अब मेज के ऊपर संदूक रख दे और संदूक के ऊपर कुर्सी रख दे और ऊंचाई तक पहुंच करके खिलौनों को प्राप्त कर सकता है बच्चा। तो ये प्रयोग था कोहलर का। ठीक, सूझ का सिद्धांत था, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। तो यहाँ पर जो आपके 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें देखिए पहला विकल्प है अंतर्दृष्टि विधि से, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अंतर्दृष्टि मतलब सूझ का सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत नहीं होगा। ठीक है, यह है प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न और भूल विधि से भी ये नहीं होगा, संबंध प्रत्यावर्तन से भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई तो एकदम नहीं होगा। तो ये किससे संबंधित हो गया? अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित हो गया। 15वां प्रश्न आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपका कहता है कि सीखने के पठार का निराकरण हो जाता है। सीखने के पठार का निराकरण हो जाता है मतलब सीखने के पठार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? दंड से उसका निराकरण हो जाता है, कि अभिप्रेरित करने से हो जाता है, कि दोषपूर्ण पर्यावरण से दूर हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सीखने के पठार का अगर हमको निराकरण करना है भैया, तो अभिप्रेरित करना पड़ेगा बच्चों को। क्या करना पड़ेगा? अभिप्रेरित करना पड़ेगा, तभी बच्चे पठार को समाप्त होंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका बी विकल्प, 16वें का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, दोषपूर्ण वातावरण से कतई नहीं आपका पठार दूर होगा। अगर आप बच्चे को दंड दे रहे हैं तो भी नहीं अधिगम का पठार दूर होगा। ठीक है, चलिए 17वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं कि सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षितः अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षितः अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, कि स्किनर का है, कि भाटिया का है, कि क्रो एंड क्रो का है? तो जब हमने सीखने की परिभाषा आपको बताई थी तो हमने कहा था कि ये परिभाषा वुड की है, वुडवर्थ की है। किसकी है? वुडवर्थ की है। ठीक है, सीखना एक क्रिया है जो बाद की क्रिया पर अपेक्षितः अस्थायी प्रभाव उत्पन्न करती है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ठीक है, तो 17वें का आपका ए सही होगा।
सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो अभी हमने इस चीज को बताया कि सीखने के नियमों का प्रतिपादन थार्नडाइक ने किया। ठीक है, तो इसमें आपका सी विकल्प हो जाएगा। ना तो वाटसन ने किया, ना तो कोफका ने किया, ना तो कोहलर ने किया। तो इसमें सी आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न थे आपके 18 प्रश्न यहाँ से समाप्त हुए। अब हम 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न आपका है कि थार्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और उसको सीखिए, समझिए। प्रश्न को अगर आप समझ लिए तो आप उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि हमने थार्नडाइक को बढ़िया ढंग से पढ़ा है। और जब थार्नडाइक को बढ़िया ढंग से पढ़ा है तो प्रश्न चाहे जहां से भी पूछ ले, थार्नडाइक का कहीं से भी कुछ भी पूछ ले, हम उसका उत्तर सही दे देंगे। ठीक है, देखिए 19वां है आपका प्रश्न कि थार्नडाइक के प्रयत्न और भूल विधि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? जब हम थार्नडाइक को पढ़े थे तो उसमें जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक ना तो लक्ष्य था, ना तो क्रिया थी, ना तो प्रेरणा थी। सबसे महत्वपूर्ण कारक था अभ्यास। ठीक है, क्योंकि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में बिल्ली बार बार अभ्यास करती है और बार बार अभ्यास से उसकी त्रुटियों की संख्या, उसकी भूल की जो मात्रा है वो समाप्त होती है और वह अंतिम प्रयास में जो है सफल हो जाती है। बार बार अभ्यास करने से जो है अधिगम बढ़ता है। तो थार्नडाइक ने यही अपने प्रयोग में कहा कि अब इस 19 प्रश्न का यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? अभ्यास है। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि सीखने के पठार को दूर करने के लिए कौन सा उपाय अनावश्यक है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शब्द है अनावश्यक। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न को ठीक से पढ़ते नहीं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है और उत्तर कुछ भी देकर चले आते हैं। ठीक है, सीखने को पठार को दूर करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? पहले ये ध्यान दीजिए, अनावश्यक को छोड़ दीजिए। पहले क्या ध्यान दीजिएगा, कौन सी चीजें सीखने के पठार को दूर करने के लिए आवश्यक हैं? तो आप देखिए यहाँ पर प्रेरणा प्रदान करना ये आवश्यक है। सीखने के पठार को दूर करने के लिए हमें बच्चों को प्रेरणा देनी होगी। और अधिक परिश्रम करना ये भी एकदम सही है कि अगर बच्चे को और अधिक आप परिश्रम कराते हैं तो अधिगम का पठार दूर होगा। अगर अनुकूलित वातावरण का हम सृजन कर देते हैं, अनुकूल वातावरण का सृजन करना भी पठार को दूर करता है। और यहाँ पर जो बी विकल्प दिया हुआ है यही आपका सही विकल्प होगा कि थोड़े समय के लिए काम रोक देना। थोड़े समय के लिए काम रोक देना ये अनावश्यक चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीखने के पठार को दूर करने के लिए कौन सा उपाय अनावश्यक है, तो थोड़े समय के लिए काम रोक देना ये अनावश्यक चीज है। काम को कभी रोकना नहीं चाहिए बल्कि काम करते रहिए, ये अनावश्यक होगा। इसमें बी विकल्प आपका सही हो जाए। ठीक, 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है? फिर वही चीज, प्रश्न को यहीं पर ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर अनावश्यक था तो इस चीज का ध्यान हमको देना है। यहाँ पर तर्क संगत नहीं है तो नहीं को हमें ध्यान में रखना है। किसको ध्यान रखना है? नहीं को ध्यान रखना है। तो पहले हम नहीं को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि प्रश्न में नहीं नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन तर्क संगत है, पहले हम इसका ध्यान देते हैं। तर्क संगत है। ठीक, अब देखिए तर्क संगत है का हम ध्यान दे रहे हैं, नहीं का ध्यान नहीं दे रहे हैं। सीखना जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। अरे भैया कैसे है? सीखना तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक है, या जन्म के पूर्व से जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तभी हमने बताया था कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है और जब तक मर नहीं जाता तब तक सीखना चलता रहता है। तो ये तो एकदम गलत होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन तर्क संगत है? हम है की बात कर रहे हैं, नहीं है की बात नहीं कर रहे हैं। सीखना एक मनोशारीरिक क्रिया है, यह भी तर्क संगत है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है, यह भी तर्क संगत है। सीखने की प्रक्रिया अनुकूल वातावरण पर निर्भर करती है, यह भी तर्क संगत है। तो ये 3 तर्क संगत हो गए आपके। ठीक,
अब जरा प्रश्न पर आइए, जो एक्चुअल प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है। निम्न में कौन सा कथन तर्क संगत नहीं है, तो जो आपका ये गलत है यही आपका सही हो जाएगा कि यही तर्क संगत नहीं है कि सीखना जन्म से लेकर किशोरावस्था तक चलने वाली प्रक्रिया। अरे भैया कैसे तर्क संगत होगा, क्योंकि ये तो मृत्यु तक चलती है। सीखना क्या है, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो यही तर्क संगत नहीं होगा। यहाँ से 21 प्रश्न आपके तैयार हो गए। कितने प्रश्न तैयार हो गए? 21 प्रश्न आपके तैयार हो गए। सीखते हुए चलते रहिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पुनः देखिएगा। अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है। 22वां प्रश्न है, अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन रॉस का है कि अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है, मैकडूगल की नहीं है, वुडवर्थ की नहीं है, और ये तो एकदम नहीं होगा। ठीक है, सीखना अनुकरण आत्म प्रकाशन की विधा है, यह किसने कहा? यह कहा रॉस ने कहा था। तो इसमें ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, 22वें का ए सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपका कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? अक्सर टेट की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। आप पिछले साल के पेपरों को उठा करके देख लीजिए, आप जान जाएंगे कि यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या है 23वां कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? पहला है आपका स्किनर, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है बंडूरा, और चौथा है कोहलर। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बंडूरा। कौन है? बंडूरा है। 23वें का सी आपका सही हो जाएगा, बंडूरा। ठीक, अब 24वें प्रश्न की तरफ हम चलेंगे कि संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के संबंध में शिशु पर प्रयोग किया था सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के संबंध में शिशु पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? शिशु पर प्रयोग किया, और अपने शिशु पर प्रयोग किया। तो यह थार्नडाइक थे कि पावलोव थे कि हालिंगबर्ग थे कि वाटसन थे? ठीक, संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत में शिशु पर प्रयोग किया, तो ये थे आपके वाटसन। कौन थे? वाटसन। इन्होंने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत में शिशु पर ही प्रयोग किया था। ठीक, अब 25वां प्रश्न है आपका कि अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ध्यान दीजिएगा, अनुकरण है। ठीक, अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। तो देखिए, हमने 3 अवस्थाएं आपको बताई थी। शैशवावस्था में भी अनुकरण होता है, बाल्यावस्था में भी अनुकरण होता है, और किशोरावस्था में भी अनुकरण होता है। तीनों अवस्थाओं में बालक अनुकरण करता है, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि अनुकरण की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है किस अवस्था में? तो हम 25वें का बी विकल्प लगाएंगे कि बाल्यावस्था में अनुकरण की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अनुकरण की शक्ति सबसे अधिक किसमें होती है? बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, यहाँ शक्ति की बात हो रही है, और अत्यंत तीव्र जो शक्ति होती है वो अत्यंत तीव्र, तो बाल्यावस्था में अनुकरण की शक्ति अत्यंत ही तीव्र होती है। यहाँ से 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब हम 26वें प्रश्न की तरफ चलेंगे। 26वां प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, और उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए कि किस प्रकार के सीखने में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। किस प्रकार के सीखने में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो 4 विकल्प दिए हुए हैं इसमें। अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, प्रयत्न एवं भूल द्वारा, या अंतर्दृष्टि द्वारा। सभी सिद्धांत हैं। ठीक, और इस सिद्धांतों को हमने बेहतर ढंग से पढ़ाया है, और हमने कहा था जब हम अंतर्दृष्टि को पढ़ा रहे थे, इसमें डी आपका सही होगा, अंतर्दृष्टि में, कि मस्तिष्क का ही प्रयोग बालक सर्वाधिक करता है। समस्या उसके सामने रहती है, और समस्या को हल करने के लिए जो वातावरण के सम्मुख जो वस्तुएं रखी गई हैं, ठीक, उनका हम प्रयोग किस ढंग से करें, यही तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है।
सूझ का सिद्धांत यही तो कहता है कि मस्तिष्क का प्रयोग करिए। एक छड़ी से नहीं केला पकड़ पाया चिंपैंजी तो दूसरी छड़ी को जोड़ लिया, तीसरी छड़ी को जोड़ लिया, तब जाकर के वो केले को प्राप्त किया। तो वहां पर बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें यही तो कह रहा है कि किस प्रकार के सीखने में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसमें मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। ठीक, तो ये आपका डी विकल्प यहां से सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपका कि अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, यह कथन किसका है? 27वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अधिगम प्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन न तो कैली का है न तो हैरिस का है, यह कथन है एंडरसन का। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, एंडरसन। ठीक, 28वां प्रश्न भी थोड़ा सरल है। भूख कैसा प्रेरक है? भूख कैसा प्रेरक है? तो भैया भूख जो है हमारा वो जन्मजात प्रेरक है, ना तो वो व्यक्तिगत प्रेरक है, ना तो वो सामाजिक प्रेरक है, ना तो वो अर्जित प्रेरक है। ठीक है, वह कैसा प्रेरक है? वह जन्मजात प्रेरक कहलाएगा। भूख बच्चा जब पैदा होता है, कोई भी जीव जंतु जब पैदा होता है तो वह लेकर भूख पैदा होता है ना, अर्जित नहीं करता। तो भूख क्या है? जन्मजात प्रेरक कहलाएगा। 29वां प्रश्न है, अमूर्त पुरस्कार है। अमूर्त पुरस्कार, पुरस्कार तो होता ही है लेकिन अमूर्त पुरस्कार जो दिखाई न दे। ठीक, तो छात्रवृत्ति भैया दिखाई देती है, पैसा मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है तो हमको दिखाई देती है, प्रमाण पत्र भी हमको दिखाई देता है, तो ये भी अमूर्त नहीं होगा। उपयोगी वस्तुएं ये भी हमको दिखाई देती हैं। अगर किसी को मान लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया, किसी को कॉपी दे दिया, किसी को पेन दे दिया, ये उपयोगी वस्तुएं हैं, पुरस्कार के रूप में मिलती हैं, तो ये भी दिखाई देती हैं। लेकिन प्रशंसा ये हमको दिखाई नहीं देती। तो इसमें जो है अमूर्त पुरस्कार में प्रशंसा उत्तर सही होगा। तो ये 29 प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ेंगे अपने अंतिम प्रश्न की तरफ और फिर से आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने हित मित्रों या जिनके लिए यह वीडियो उपयोगी है उन तक जरूर पहुंचाइए, यही आपसे अपेक्षा रखते हैं। अब 30वां प्रश्न है आपका कि नीचे, 30वां प्रश्न क्या कह रहा है? 30वां प्रश्न है कि नीचे पुरस्कार के उद्देश्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उद्देश्य तर्क संगत नहीं है? फिर उसी तरह का प्रश्न आ गया, जैसे अनावश्यक था, तर्क था, तो यहाँ पर तर्क संगत नहीं है। तो पहले ध्यान दीजिए, तर्क संगत है पर ध्यान दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। परीक्षाओं में भी आपको यही करना होगा और मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं भी गलती करता था और जानता हूँ कि अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। ठीक, कि नीचे पुरस्कार का उद्देश्य दिया गया है, इनमें से कौन सा उद्देश्य तर्क संगत है? पहले तर्क संगत है का खोज लो। ठीक, पुरस्कार का क्या उद्देश्य होता है? कि प्रतियोगिता की भावना जागृत करना, एकदम सही। ठीक है, बच्चे में क्या करना है? प्रतियोगिता की भावना जागृत करना। अच्छे बी आपका है सद्गुणों का विकास करना। जब प्रतियोगिता होगी तो बच्चों में सद्गुणों का विकास भी होगा। अच्छे कार्य के लिए अभिप्रेरित करना, प्रतियोगिता से क्या होता है? बच्चे अच्छे कार्य के लिए अभिप्रेरित होते हैं, नो डाउट। ठीक, पुरस्कार प्राप्तकर्ता को लोकप्रिय बनाना, ई कौन सा भैया उद्देश्य है? ये हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं, नहीं है। नीचे दिए गए नीचे पुरस्कार के उद्देश्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उद्देश्य तर्क संगत नहीं है? तो भैया यही तर्क संगत नहीं है, बाकी तो सब सही तर्क संगत है। ठीक है, तो इसमें जो आपका डी विकल्प है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ता को लोकप्रिय बनाना, यह तर्क संगत दिखाई नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सम्मुख लेकर उपस्थित हुए हैं। और देखिए 31वां 32वां और ऐसे ही अगले पेज पर बहुत सारे प्रश्नों को मैं बना चुका हूं और आपके सम्मुख जल्दी से जल्दी लेकर उपस्थित होऊंगा। तो इन्हीं 3 प्रश्नों के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम 31वें से
32वें और 60 प्रश्न तक आपको अध्ययन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।